हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। ये आपका एसएससी, रेलवे सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहले मैं आपको इसमें थ्योरी समझाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा जो पिछले 30 वर्ष की परीक्षाओं में सभी एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय, इसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 5 में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्षर आ रहे हैं इसलिए भाग 5 में है। जैसे सा, प्रा, मा, का और टा, तो 5 अक्षर आ रहे हैं इसलिए 5 में इसका वर्णन करा गया। और इसका जो गठन हुआ था, गठन को ही हम उद्घाटन कहते हैं, वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। अब देखो, जो इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी संविधान द्वारा। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में हुई थी। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत हुई थी 1773, 1774, 76 या 77, तो 1773 में हुई थी। और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में बार बार स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, कोर्ट जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है, जैसे ये हमारा दिल्ली में है, और हाई कोर्ट, जैसे हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। और कुछ जो छोटे राज्य हैं उनके 3-4 राज्य मिला के एक हाई कोर्ट बन जाता है। जैसे हमारे राज्य तो इस समय 28 हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट हैं वो इस समय 25 हैं, और एक जिला कोर्ट भी होता है स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संरक्षक या अभिरक्षक कहा जाता है। और न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है, तो ये प्रस्तावना में है। गठन के समय जो न्यायाधीश थे उस समय 7 तो अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। और जो न्यूनतम मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं वो 5 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। और वर्तमान के समय जो न्यायाधीश हैं वो 33 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। मतलब पहले तो 7 थे, अब 33 हो गए। बताओ, ये अन्य न्यायाधीशों की संख्या तो बढ़ती रहती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की संख्या एक ही रहती है। इस पॉइंट को आप याद रखना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। आइए आप देखते हैं। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया थे। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। और पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीवी थी। मतलब पहली महिला न्यायाधीश, मतलब अन्य न्यायाधीश जो महिला थी वो फातिमा बीवी थी। आइए स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट देखते हैं। पहली महिला वकालत जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया वो इंदु मल्होत्रा थी। और भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नहीं रही। इस पॉइंट को आप याद रखना। मतलब अन्य न्यायाधीश तो रही है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश महिला कोई नहीं रही है। इस पॉइंट का मतलब ये है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, कुछ ये अनुच्छेद हैं जो हम भूल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए ट्रिक याद रखेंगे, गांव का तो सिरसा है। जैसे हम इसे कैसे पकड़ेंगे, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकारिता का क्षेत्र आता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127। तो आपको पता होगा गांव का तो सिरसा है, आ रहा है, तो आ से पकड़ लेंगे अधिकारिता क्षेत्र। आपके सामने विकल्प रखा हुआ होगा तो आप क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे, इसलिए आप इन्हें ध्यान से सुनना। जैसे अनुच्छेद गा है, गांव का तो सिरसा है, तो गा से आ रहा है गठन। अनुच्छेद 125 है, बा से आ रहा है वेतन।
तो आपके सामने जब विकल्प रखे हुए होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको क्वेश्चन जो है आसानी से हल हो जाएगा। आइए अब एक एक करके हम अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 124 तो गठन का उच्चतम का न्यायालय का, ठीक है। अनुच्छेद 124 बता रहा है गठन उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट का। और अनुच्छेद 124(2) क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाले संवैधानिक उपबंध के बारे में बताता है, अनुच्छेद 124(2). अनुच्छेद 125 क्या कहता है? वेतन के बारे में। वेतन में सभी न्यायाधीशों के लिए संसद निर्धारण करेगा जो न्यायाधीशों का जो वेतन जो होता है मुख्य न्यायाधीश का या अन्य न्यायाधीश का, वो संसद निर्धारण करती है। और किस निधि से? संचित निधि से। मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख होता है। स्टूडेंट, अनुच्छेद 126 क्या कहता है? कहाँ से हो जाएगा? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है इसमें। जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो 33 जजों में से एक को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। मतलब जैसे मुख्य न्यायाधीश है, उसकी तबीयत खराब हो गई अचानक, तो कौन बनेगा मुख्य न्यायाधीश? जो 33 जज होंगे अन्य न्यायाधीश, उनमें से एक जज को बना दिया जाता है इसमें। अनुच्छेद 127 क्या कहता है? तो से हो जाएगा तटस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। ये फ्रांस से लिया गया। ये क्या होता है तटस्थ न्यायाधीश? जैसे मान लो अगर हमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में और न्यायाधीशों की हमें कमी पड़ रही है, तो हाई कोर्टों में से बुला लिए जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है। अब देते हैं तथा न्यायाधीश को तब बुलाया जाता है तब न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही है या घर पूर्ति नहीं होती। इसका कहने का मतलब यही है। अनुच्छेद 128 क्या कहता है? ई से पकड़ लेंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब रिटायर्ड जज आती है इसमें। जैसे कोई जज रिटायर हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायाधीश के रूप में वकालत नहीं कर सकता बल्कि जज रह सकता है। इसके बारे में बताया गया है इसमें। आइए अनुच्छेद 129 देखते हैं अब। रिकॉर्डिंग अभिलेख न्यायालय इसके सभी निर्णयों को सक्षमात्मक। अनुच्छेद 129 क्या कहता है? रिकॉर्डिंग अभिलेख न्यायालय इसके सभी निर्णयों को सक्षम आत्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। अनुच्छेद 130 क्या कहता है? ऐसा पकड़ लेंगे स्थान सुनवाई के लिए, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जैसे कुछ अगर अन्य न्यायाधीश चाहें तो वो अपनी ब्रांच अगर खोलना चाहें तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर में खोल सकते हैं राष्ट्रपति की परामर्श से। इस पॉइंट का मतलब ये है। आइए अगला देखते हैं अब स्टूडेंट। अनुच्छेद 131 ये क्या कहता है? अधिकारिता क्षेत्र। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जा सकता है। इसमें 3 प्रकार के मुकदमे आते हैं। केंद्र राज्य विवाद में हो, राज्य विवाद में हो, केंद्र और उसके साथ कुछ राज्य तथा दूसरे अन्य राज्य में हो, तो वो अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। अनुच्छेद 137 क्या कहता है? ये आपको याद रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन आधार विधि का शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 142 क्या कहता है? सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है, तो अनुच्छेद 142 में। अनुच्छेद 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखते हैं अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254 से सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अविलय क्षेत्र अधिकार अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को बढ़ाना है। कौन सा कानून ये निर्धारण करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो अनुच्छेद 348। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का उल्लंघनीय मौलिक ढांचा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 घोषित किया गया। न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित विवाद से। स्टूडेंट अगला पॉइंट देखती है, न्यायिकी सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्य को ग्रहण करना। जो चुनाव होता है वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। जो योग्यता जो होती है वह भारत का नागरिक हो और लाभ के पद पर हो। तो लाभ के पद पर कौन हो? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना चाह रहा है तो लाभ के पद पर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यूनतम 10 वर्ष तक वकील रहा हो, इसका पॉइंट का मतलब है ये। और क्या कहता है, किसी एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष तक जज रहा हो। स्टूडेंट और ये जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, ये त्याग पत्र देते हैं कि राष्ट्रपति को देखते हैं। इनकी जो शपथ जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अन्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। स्टूडेंट इस पॉइंट को याद रखना। और जो हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है ना। महाभियोग जारी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा में इसे हटाने के लिए 100 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्य 2/3 बहुमत से पारित करके हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। और कदाचार या अस्मृता से भी हटाया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश को। और महाभियोग के समय किस मुख्य न्यायाधीश पर लगाया गया था? तो जस्टिस रामास्वामी पर पहला महाभियोग लगाया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामले में किसके परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है? तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो ब्रिटेन से हुआ था। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय है, ये तो पता होगा आपको क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर जिला कोर्ट। तो अध्यक्ष का मतलब बड़ा, तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया। स्टूडेंट आइए अगला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अंतर्राज्यीय विवाद मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायपालिका के रूप में काम करता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन जिससे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया? तो निजता का अधिकार। न्यायिक पुनरीक्षण दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था को निम्न से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? ये संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है। किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच के अंतर समाप्त हो गए? तो रिट अधिकारिता से। कॉलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय 5 सीनियर जज होते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कॉलेजियम से सलाह लेते हैं। पहले कॉलेजियम की व्यवस्था 1993 को अपनाया गया था। तो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कॉलेजियम में कितने जज होते हैं? तो 5 सीनियर जज होते हैं। और ये व्यवस्था कब अपनाई गई थी? तो 1993 को अपनाई गई थी। और जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल द्वारा की जाती है, इसको भी आप याद रखना। PIL का पूरा नाम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में प्रस्तुत की जाती है। PIL की शुरुआत उस समय प्रथम न्यायाधीश थे, 2 PN भगवती थे। स्टूडेंट और लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है वो USA है, इसे अमेरिका कहते हैं। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यह व्यवस्था भारत और अमेरिका में है। आइए एक एक करके अब क्षेत्राधिकार समझते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये क्या होता है? केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना। केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसको याद रखना स्टूडेंट। अगला देखते हैं।
आरंभिक अधिकारिता क्या होता है? दो या अधिक राज्यों के बीच का समाधान करना। अविलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? संविधान की व्यवस्था से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अविलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। अगला देखते हैं स्टूडेंट, परामर्शदात्री अधिकार ये क्या होता है? सार्वजनिक महत्व के कानून तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं वो बन सकते हैं परामर्श। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक बाद में पिछड़े वर्ग के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दों पर चर्चा की गई? तो इंद्र साहनी बनाम यूनियन ऑफ पर। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने प्रति कर्तव्य को निर्वाह करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, ये शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकृता में आते हैं मूल अधिकारों का परिवर्तन। अगला स्टूडेंट पॉइंट देखते हैं, सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते वो जो जज रिटायर हो गए हैं, मुख्य न्यायाधीश। इस पॉइंट को आप याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकते हैं? तो संसद। सर्वोच्च न्यायालय संस्था का निरीक्षण कौन कर सकता है? तो संसद कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो वो संसद में। स्टूडेंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं हम, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। इस पॉइंट को आप याद रखना। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दायर की जा सकती है, मतलब जनहित याचिका जो है वो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। इस पॉइंट का मतलब यह है। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण है। TTS AT के निर्णयों को चुनौती हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। लोकहित बाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है वो USA से की जा सकती है। सितंबर 2003 में न्यायालयों के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में अन्य मुकदमे संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की है तो रोकथाम से है। स्टूडेंट उच्च न्यायालय ने कोयला अपहरण घोटाला बाद मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखना स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्न से किससे संबंधित है? तो धारा 377 से है। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा तो वह अंग्रेजी भाषा में आवेदन करता है। स्टूडेंट आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? ये तो धर्मस्थो जय है। स्टूडेंट भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से न्यायिक स्वतंत्रता विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 में कराई थी। और किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वेरुवरी ने। तो देखिए स्टूडेंट, जो केस होते हैं इसे हम भूल जाते हैं, इसलिए इसे कन्वर्ट तरीके से याद रखेंगे। जैसे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वेरुवरी ने। देखो मद है, अब ये मद से पकड़ेंगे। मद जो है दो व्यक्तियों के बीच में पढ़ते हैं, तीन के भी पढ़ते हैं, लेकिन ये कन्वर्ट हो रहा है वेरु और वरी, तो बाबा दो बार आ रहा है तो इससे हम पकड़ लेंगे। तो आपके सामने जब चार विकल्प रखे होंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि मत की बात आ रही है।
तो मतलब दो, तो दो अक्षर आ रहे हैं वेरू वरी। अब देखो जैसे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा किस केस में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था, तो गोलकनाथ केस पर या केशवानंद भारती पर या वेरुवरी पर। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो गोलकनाथ केस कैसे लगाएंगे आप, क्योंकि सवाल उठाया गया। अब यहाँ से पकड़ लेंगे हम गोलक, तो गोलक से पकड़ लेंगे गोला। तो गोला जो होता है तो हम मंदिरों में चढ़ाते हैं तो उस पर सवाल उठाते हैं, तो सवाल उठाते हैं तो सवाल उठाने से पकड़ लेंगे गोला, मतलब गोलकनाथ केस। और उच्चतम न्यायालय ने अपने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो केशवानंद भारतीय। इसे कैसे पकड़ लेंगे, देखो मूल ढांचा, तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो मूल ढांचे का सिद्धांत ही बदल दिया था, किसने, केशव ने, भगवान श्री कृष्ण ने। तो कृष्ण से पकड़ लेंगे केशव नंद भारतीय। तो ऐसे आप क्वेश्चन टिक कर ले जाएंगे आराम से। देखो स्टूडेंट, आपके सामने जब विकल्प रखा हुआ होगा तो आपको आसानी से हल कर ले जाएंगे। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तब देखना आप। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारण व्यक्ति की मूल अधिकार बनाम भारत का राष्ट्रपति व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, तो वो है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया। अब आधारभूत आ गया इसमें, तो कैसे पकड़ लेंगे, आधार का मतलब मूल ढांचे का सिद्धांत ही बदल दिया था, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो देखो इसमें कह रहा है आधारभूत, तो भूतों के देवता कौन होते हैं, भगवान शंकर, तो इसलिए शंकरी प्रसाद 1951 में बनाया था इन्होंने। तो इस हिसाब से आप हल कर लेंगे इसे। और भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे का सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या से है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी, तो गोलकनाथ केस में बनी थी। दूसरी बात कर रहे हैं तो दो तरीके का होता है, गोला सूखा और पानी वाला, तो इसलिए गोलकनाथ केस हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो हिदायतुल्लाह ने किया था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, मतलब 1 महीना 4 दिन तक। और उच्चतम न्यायालय में नियुक्त और स्थानांतरण को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की अधिशासी मंडल की प्रधानता के साथ जुड़ा है, तो वो एसपी गुप्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे, तो वाई चंद्रचूड़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम अवधि तक पदस्थ रहे थे कौन मुख्य न्यायाधीश, तो कमल नारायण सिंह रहे थे। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत व वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया, तो एन रे ने त्यागा। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिम नहीं होना चाहिए, तो न्यायमूर्ति एएस आनंद ने कहा था। देखिए स्टूडेंट, अगर ये थ्योरी आपने अच्छे तरीके से समझी होगी तो आपका एक एक क्वेश्चन हल हो जाएगा जो पिछले 30 वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन हल करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारतीय संविधान सभा द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा एक सही नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, हाँ 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिससे अपील की जाती है, हाँ ये बात भी ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी उच्चतम न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है, ये बात गलत है, तो इसमें हो जाएगा सी। भारत में स्तरों में अदालतें होती हैं, मतलब एक तो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और जिला कोर्ट होती है, तो 3 होती हैं हमारी ये। कौन सा कानून ये निर्धारण करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 348 है वो स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो किस, तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में हुई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था स्टूडेंट। भारत संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 में है स्टूडेंट।
आइए, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है, तो वो संसद में है स्टूडेंट। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? आयु कम से कम 65 वर्ष होनी चाहिए। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है 35 वर्ष होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है, तो बी हो जाएगा आपका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालयों का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष होना चाहिए। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया। तो खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कब होती है? न्यायपालिका के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम गर्भपूर्ति नहीं होती है। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालयों के किसी सत्र की न्यायाधीशों का कोरम गर्भपूर्ति नहीं होती, तब होती है। जब जो रिटायर हो जाते हैं जज, उन्हें बुलाया जाता है, तो डी हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियों का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया? तो 1993 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी सेवानिवृत्त रहते हैं? तो 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर प्रतिच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। मतलब अगर सर्वोच्च न्यायालय पर महाभियोग लाना है तो कम से कम 100 तो लोकसभा सदस्य होने चाहिए और 50 राज्यसभा के, और 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है उसे महाभियोग के द्वारा। आपका ये क्वेश्चन कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया था, संचित निधि से संसद निर्धारण करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है तो संसद द्वारा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। मैंने आपको बताया था अगर वो जम्मू कश्मीर या हैदराबाद में अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं कुछ अन्य न्यायाधीश, तो खोल सकते हैं। इसी के बारे में ये प्रश्न कह रहा है आपका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर भी किसी भी नियमों में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो न्यायिक पहल द्वारा की गई। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। PIL है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है।
जनहित याचिका PIL कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है ये। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय का प्रधान न्यायाधीश कौन था? तो M हिदायतुल्ला थे। लोकहित वाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है, तो कौन है उद्गम देश? तो USA मतलब अमेरिका है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है ये स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है? तो ये भारत और USA दोनों में है। केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दो या अधिक राज्यों के बीच किस बात के मामलों में केस में निर्णय लेने का सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो आरंभिक अधिकारिता कहलाती है ये। किस अनुच्छेद में संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय की अविलय क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, सी हो जाएगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? अविलय क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसके परामर्श लेने का अधिकार है? किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रसिद्ध व राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अविलय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अविलय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री इस अधिकार से प्रयुक्त होता है, वह है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्न में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इसका होगा आपका केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मूल ढांचे का सिद्धांत बदल दिया था। किसने बदल दिया था? महाभारत में मैंने आपको बताई थी, तो केशवानंद भारती ने। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो M हिदायतुल्ला ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक बाद में पिछड़े वर्ग के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दों पर चर्चा की गई? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इंद्रसानी बनाम यूनियन ऑफ इंडियन भारतीय संघ भी हो जाएगा। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ये निर्णय उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्त और स्थानांतरण को लेकर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों के अधिशासी मंडल की प्रधानता के साथ जुड़ा है? SP गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा?
विधि का शासन। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिभाव कत्य निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारण व्यक्ति की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद से कर्तव्य को निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, ये शपथ ली जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। निम्न में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। दो या अधिक राज्यों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश इसको उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु किसे अधिकृत किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ? तो इसमें हुआ था ब्रिटेन में। स्टूडेंट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। स्टूडेंट भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामले पर विचार करते समय एक संघीय न्यायपालिका के रूप में काम करता है? तो अंतर्राज्यीय विवाद। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया? तो निजता का अधिकार। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया? सवाल उठाया गया था, मैंने आपको बताया था, किस पर? गोला जब मंदिरों में चढ़ा रहे थे तो गोलकनाथ केस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो जनहित विवाद से। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाले संवैधानिक उपबंध कौन सा है? तो अनुच्छेद 124(2). आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। न्यायिक पुनरीक्षण दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है? तो ये हो जाएगा। भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था निम्न में से कौन सा लक्षण समान रूप से विद्यमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है। निम्न में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया? तो इसका आंसर होगा आपका रिट अधिकारिता से। भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई? न्यायिक पहल द्वारा हुई थी। शब्द कॉलेजियम का संबंध है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से। निम्न में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रस्ताव
न संविधान का भाग नहीं है। तो मद आ गया शब्द, मैंने बताया था मद दो व्यक्ति के बीच में पढ़ते हैं। तो देख लो इसमें से कौन सा शब्द में दो आ रहे हैं, तो बेरूबरी में आ रहे हैं, तो ए हो जाएगा। निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है, तो सेशन जज की अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1974 में हुई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्थो जय। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है, तो न्यायिक स्वतंत्रता से। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी, तो 1800 में। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा, तो अंग्रेजी भाषा में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मैंने बताया था कब हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंतरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी, तो कितनी थी, तो 7 थी। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है, तो इसमें हो जाएगा फ्रांस। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों, तो उपयुक्त दोनों। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीशों का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्रता भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, तो जस्टिस रामास्वामी पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, तो 2,80,000 रुपये मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, तो 2.5 लाख रुपये मिलता है। सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, तो संसद। भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, तो एकीकृत है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब दोनों में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। लाभ का पद परिभाषित हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हुआ है लाभ का पद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया, तो आधारभूत आ गया। तो भूतों के देवता कौन होते हैं, शंकर जी, तो शंकरीय प्रसाद 1951 में। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, तो केशवानंद भारती। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक समय तक कौन पदस्थ रहे थे, कौन रहे थे स्टूडेंट, तो वाई चंद्रचूड़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे, सबसे कम समय तक, तो कमल नारायण सिंह रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई
69 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो HM हिदायतुल्लाह थे। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? AN रे थे। कौन सबसे पहली महिला वकील जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? तो वो कौन थी? वो इंदु मल्होत्रा थी स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप स्टूडेंट। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व कार्यपालिका के विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीशों की भागीदारी की अनुशंसा की गई? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, मतलब दोनों। तो दोनों को माना जाता है स्टूडेंट। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगर वो ब्रांच खोलना चाहें अन्य न्यायाधीश तो हैदराबाद और बम्बई में ब्रांच खोल सकते हैं। हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में ब्रांच खोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अनुच्छेद 32 को भी करा गया था, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 को। तो ये हो जाएगा इसमें आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे का सिद्धांत का स्रोत है? तो न्यायिक व्याख्या। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो गोलकनाथ केस में बनी है। दूसरी मतलब गोला मैंने बताया था 2 तरीके के होते हैं, सूखा और गीला। तो गोलकनाथ केस। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो अनुच्छेद 142। देश के किसी भी न्यायालय में चल रही बात को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय। इंद्रसानी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरी व अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। TTS-AD के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है? हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट। लोकहित वाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है? तो अमेरिका है, मतलब USA। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो AS आनंद ने कहा था स्टूडेंट। इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त होता है स्टूडेंट।